Good evening, dear students. Let us discuss about errors in dynamometer type wattmeter. इसके बाद डिस्कस करेंगे यूज ऑफ CT एंड PT विथ वाटमीटर। त्रुटियां क्या होती हैं डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में। हम जिस एरर की बात कर रहे हैं, जिन त्रुटियों की बात कर रहे हैं, वो त्रुटियां डायनामोमीटर टाइप के वाटमीटर में होती हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर क्या होता है। तो ये एरर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये किस वाटमीटर में होती हैं? डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में। तो इनके बारे में बात करेंगे कि तो पहला एरर होती है त्रुटि। इस त्रुटि के कारण वाटमीटर गलत वैल्यू रीड करता है, एक्चुअल वैल्यू के स्थान पर कम या ज़्यादा रीड करता है। तो पहली एरर है एरर ड्यू टू प्रेशर क्वाइल इंडक्टेंस। प्रेशर क्वाइल, जिसको हम लोग पोटेंशियल क्वाइल भी बोलते हैं, ये इसमें इंडक्टेंस पैदा होता है। इंडक्टेंस, उसके कारण ये एरर पैदा होती है। तो जाहिर है ये एरर AC में पैदा होती है, DC में पैदा नहीं होती है। ये क्यों DC में पैदा नहीं होती है? क्योंकि इंडक्टेंस नहीं होगा DC में, AC में ही इंडक्टेंस होगा। तो ये एरर AC के कारण पैदा होती है जब AC से हम पावर मेजर करते हैं डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में। तो प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस कहाँ से आता है? ये प्रेशर क्वाइल जो है, पोटेंशियल क्वाइल, यहाँ जो है इस सर्किट की बात हो रही है। यहाँ इंडक्टेंस कैसे आता है? पोटेंशियल क्वाइल देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में, इसमें बहुत फेरे होते हैं। हमने बताया था कि मेनी टर्न्स, फेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। फेरे जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उससे जो इंडक्टेंस पैदा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, वर्ग के। एंड सिंस देयर आर मोर नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ फेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे क्या होता है? इसमें इंडक्टेंस पैदा होता है, यल। ये जो इंडक्टेंस होता है, इसके कारण क्या होता है कि नॉर्मली अगर ये इसमें इंडक्टेंस ना हो तो क्या हो? प्रेशर क्वाइल में जो बहने वाली करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होगी। IP क्या होगी? IP जो होगी अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होगी। पोटेंशियल क्वाइल में बहने वाली करंट लगाए गए वोल्टेज जो है इसके फेज में होगी अगर इंडक्टेंस ना हो तो। और करंट क्वाइल में जो जा रही है करंट, या लोड में जो करंट है IL, दोनों बराबर हैं। तो करंट क्वाइल में जो करंट जा रही है IC, ये डिपेंड करेगा लोड के पावर फैक्टर पे। दिस IC डिपेंड्स ऑन लोड पावर फैक्टर। जो लोड लगाया गया है इसके पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर इंडक्टिव लोड है तो ये IC जो है लैग करेगी, ऐसे जैसे कि दिखाया गया है। अगर कैपेसिटिव है लोड तो ये जो IC होगा ये लीड करेगा अप्लाइड वोल्टेज से, इस तरह से IC इधर ऐसे। तो ये ऐसा होगा। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ऐसा होगा, और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए IC जो होगा या IL जो होगा वो वोल्टेज से लीड करेगा। तो लोड का पावर फैक्टर लैगिंग भी हो सकता है और लीडिंग भी हो सकता है, यूनिटी भी हो सकता है, तो अधिकांश लैगिंग होता है। तो ये कैसे इंडक्टेंस आ गया? हमने बताया इसमें फेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे इंडक्टेंस पैदा होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो IP है, पोटेंशियल कॉइल में जाने वाली जो करंट IP है, वो वोल्टेज के फेज में ना होकर के, क्या होती है? थोड़ा सा लैग करती है, थोड़ा सा लैग करती है। ये करंट पश्चगामी होती है थोड़ी सी। तो पश्चगामी होती है तो IP और IC के बीच में जो एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? फाई। अगर लोड का पावर फैक्टर एंगल है तो यहाँ फाई ना हो करके वो एंगल कम हो जाता है। मान लीजिए वो एंगल हो जाता है बीटा। तो बीटा जो एंगल है इट इज लेस देन फाई, कम हो जाता है एंगल। तो इससे क्या होगा? फेज डिफरेंस कम हो जाने से क्या होगा कि पावर ज़्यादा आएगी। जो कैलकुलेट करेगा वाटमीटर पावर को, वो ज़्यादा कैलकुलेट करेगा, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस ज़्यादा है पहले। अगर इंडक्टेंस ना होता तो फेज डिफरेंस ज़्यादा होता, लेकिन इंडक्टेंस होने के कारण फेज डिफरेंस कम हो गया, क्योंकि पोटेंशियल कॉइल की करंट भी लैग करती है वोल्टेज से इंडक्टेंस होने के कारण, ड्यू टू इंडक्टेंस। और अगर इंडक्टिव लोड है, करंट लैग करेगी उसकी भी, तो जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा और ये वाटमीटर ज़्यादा पढ़ेगा। अगर कैपेसिटिव लोड है तो क्या होगा? या लीडिंग पावर फैक्टर पे लोड काम कर रहा है तो क्या होगा? ये जो करंट IC है वो लीड करेगा, तो
क्या होगा, ये जो आईपी होगा, आईपी इधर होगा और आईसी उधर चला जाएगा। तो ये एंगल जो है बीटा अगर है, मान लीजिए आईपी और आईसी के बीच में ये जो एंगल है मान लीजिए बीटा है, इस बार भी बीटा, तो इस बार जो बीटा है ये ग्रेटर देन फाई है, यानी एंगल जो है फेज डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है अगर कैपेसिटिव लोड है। तो इस बार जो वाट मीटर रीड करेगा, क्या रीड करेगा, लेस रीड करेगा। तो इससे क्या है, एरर आती है। इसमें भी एरर आ गई, वाट मीटर ने ज़्यादा पढ़ा, इसमें भी एरर आ गई, वाट मीटर ने कम पढ़ा। तो ये इंडक्टेंस के कारण ऐसा हुआ है, ड्यू टू इंडक्टेंस इन दी पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल में इंडक्टेंस के कारण ये एरर पैदा होती है। तो इसको दूर करने का तरीका क्या है कि ये जो है आईपी न लीड करे न लैग करे, सेम फेज में हो। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जितना इसकी वजह से लैग करती है करंट, उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस में। तो ये इसको क्या करता है, नलीफाई कर देता है, कंपनसेट, ये कंपनसेट कर देता है। दोनों का इफेक्ट अपोजिट होता है। तो ये जितना लैग कराएगा ये इतना लीड करा देगा उस करंट को। तो इफेक्ट आएगा क्या कि इफेक्ट आएगा जो आईपी है वो न लैग करेगा ना लीड करेगा, वो सेम फेज में चला जाएगा। तो ये होता है, इस तरह से कंपनसेट कर देते हैं उसको। तो ये होता है एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ दी पोटेंशियल कॉइल। ये पोटेंशियल कॉइल में इंडक्टेंस के कारण, जो इंडक्टेंस पैदा होता है उसके कारण ये एरर पैदा होती है। तो अगली एरर जो है वो कौन सी है, वो है एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस। पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल में कैपेसिटेंस भी पैदा होता है। ये कैपेसिटेंस कैसे पैदा होता है, देखिए कहाँ पैदा होता है पोटेंशियल कॉइल में कैपेसिटेंस। देखिए यहाँ इंडक्टेंस जो पैदा हुआ उसके कारण तो ये करंट लैग कर गई, लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस पैदा होता है, कैपेसिटेंस भी पैदा होता है। कैसे, कैपेसिटेंस जो पैदा होता है यहाँ नहीं पैदा होता है, कैपेसिटेंस पैदा होता है इस भाग में। ये जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लगाते हैं, दिस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, ये जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस होता है ये बहुत पतले तारों का बनता है और मल्टी टर्न रेजिस्टेंस होता है। मल्टी टर्न वायर होता है, कापर का पतला सा तार होता है। ये जो तार होता है बहुत पतला होता है, बहुत पतला तार होता है, बहुत फेरे लपेटे जाते हैं। तो कैसे फेरे लपेटे जाते हैं, इस तरह से लेयर बनाई जाती हैं, यहाँ लपेटा जाता है ऐसे बहुत पतला तार, ऐसे 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 ऐसे, वही तार लाके फिर इस पे लपेटा जाता है इस तरह से, फिर वही तार लाके इस पे लपेटा जाता है। इस तरह से ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, इस तरह से। तो ये जो है क्या होता है, इंटर टर्न कैपेसिटेंस क्रिएट करता है। यहाँ कंडक्टिंग सरफेस है, देखिए दिस इज कंडक्टिंग सरफेस, ये चालक सतह है और एक चालक सतह ये है। दोनों चालक सतहों के बीच में क्या है, यहाँ पे एयर है। तो एयर क्या करता है, इट बिकम्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वायु जो है क्या क्या काम करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। और ये दोनों चालक सतहें जो हैं क्या बनती हैं, कंडक्टिंग सरफेस। तो आपको पता है कि टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड कैपेसिटर विच कैन स्टोर चार्ज। तो ये कंडक्टिंग सरफेस जो है, कंडक्टर ये, और इनके बीच में जो एयर है वो इंसुलेटर का काम करता है। तो यहाँ कैपेसिटेंस क्रिएट होता है, इंटरटर्न कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस जो क्रिएट होता है, तो कैपेसिटेंस यहाँ क्रिएट होता है, इस जगह पे मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस के कारण कैपेसिटेंस क्रिएट होता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट वो होता है जो अभी हमने डिस्कस किया उसके उल्टा होता है। आइडियली हमने बताया था कि पोटेंशियल कॉइल की जो करंट है वो क्या करेगी, आइडियली पोटेंशियल कॉइल की करंट जो है वोल्टेज के फेज में होनी चाहिए। और इंडक्टिव लोड के लिए आईसी किधर होगा, आईसी इधर होगा। और कैपेसिटिव लोड के लिए आईसी किधर होगा, इधर होगा। करंट लीड करेगी वोल्टेज से। ये है इंडक्टिव लोड और ये है कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है, ड्यू टू कैपेसिटेंस इन दी पोटेंशियल कॉइल, यहाँ जो कैपेसिटेंस पैदा होता है पोटेंशियल कॉइल में नहीं बल्कि कहाँ पैदा होता है,
ये पैदा होता है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस में, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस में। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस पैदा हुआ इसकी वजह से जो आईपी होता है वोल्टेज के फेज में नहीं होता है, बल्कि लीड कर जाएगा। कैपेसिटेंस के कारण करंट क्या करेगी, लीड कर जाएगी। तो ये आईपी लीड कर जाएगी, यहाँ भी लीड कर जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो एंगल आएगा आईसी और आईपी के बीच में बीटा मान लीजिए, तो यहाँ जो बीटा होगा इट इज ग्रेटर देन फाई। तो एक्चुअल जो फेज डिफरेंस होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, फाई, लेकिन कैपेसिटेंस की वजह से एंगल हो गया है बीटा, और बीटा का मान जो है फाई ज़्यादा है, यानी फेज डिफरेंस बढ़ गया। तो वाटमीटर क्या करेगा, वाटमीटर पढ़ेगा लेस वैल्यू। फेज डिफरेंस बढ़ने के कारण आईपी और आईसी के बीच में फेज डिफरेंस बढ़ गया तो कम कम पढ़ेगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, आईसी और आईपी के बीच में एंगल क्या है, बीटा, और क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। बीटा का मान देखिए कितना है, इट इज लेस देन फाई है, क्योंकि फाई तो यहाँ एंगल होता है बी और आईसी के बीच में। तो एंगल कम हो गया, फिर डिफरेंस कम हो गया, तो क्या क्या करेगा, ये ज़्यादा पढ़ेगा, इट रीड्स मोर, तो ये ज़्यादा पढ़ेगा। तो ये जो ड्यू टू इंडक्टेंस जो एरर आती है, ये उसके उल्टा एरर आती है। तो अगर ये एल और सी का दोनों का प्रभाव अगर इक्वल हो, इसके कारण अभी जो डिस्कस किया ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ द पोटेंशियल कॉइल, उसका प्रभाव और इसका प्रभाव ड्यू टू कैपेसिटेंस ऑफ द पोटेंशियल कॉइल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हों तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह कैंसिल कर देंगे और एरर खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस एरर इज स्लाइटली मोर, ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इंडक्टेंस वाली एरर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए एरर आती है, एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ दी पोटेंशियल कॉइल। ये आप जानते रहिए कि इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस के कारण जो एरर पैदा होती है वाटमीटर में, वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है कैपेसिटेंस वाले की तुलना में। अगली एरर है एरर ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के कारण भी उनके बीच में इंडक्टेंस क्रिएट होता है, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, अन्योन प्रेरकता। ये भी एसी में होता है, ध्यान रहे। ये एरर किस में होता है, ये भी एरर एसी में पैदा होता है ओनली। यहाँ तो कैपेसिटेंस पैदा होगा, कैपेसिटेंस तो एसी में भी पैदा होता है, डीसी में भी पैदा होता है। तो दिस एरर इज इन बोथ एसी डीसी बोथ, दोनों में एरर पैदा होगी। लेकिन ये तीसरी एरर जो है केवल एसी में पैदा होती है, क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्टेंस तो एसी में ही होता है, दिस इज ओनली इन एसी। तो कैसे होता है, कहाँ होता है, देखिए वाटमीटर में दो कॉइल होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि वाटमीटर में एक कॉइल होती है करंट कॉइल, कौन सी कॉइल होती है, ये दिस इज करंट कॉइल। दूसरी होती है मूविंग कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, ये कौन सी कॉइल होती है, ये वाली कॉइल होती है, दिस इज कॉइल 1। ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 1 है, उसका दूसरा भाग है 50-50%, और ये दूसरी कॉइल है 2 मूविंग कॉइल ये। तो अगर एसी करंट फ्लो करती है तो क्या करता है कि एसी फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं दोनों, तो इसका फ्लक्स इससे लिंक करता है, आपस में एक दूसरे से लिंक करता है, तो क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करते हैं एक दूसरे में। ईएमएफ इंड्यूस होता है मतलब म्यूचुअल इंडक्शन होता है दोनों में, म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होता है क्योंकि दो कॉइल हैं आपस में बगल बगल रखी हैं, पहली का फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरी में लिंक करेगा, ईएमएफ पैदा करेगा, ईएमएफ पैदा करेगा दूसरी में, और दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होगा तो वो ईएमएफ पैदा करेगा पहली में। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की करंट के मान में परिवर्तन का विरोध करते हैं, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और इस घटना के कारण ये क्या होता है कि एक दूसरे की करंट में परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण क्या होता है कि ये जो करंट हैं इनके फेज परिवर्तित हो जाते हैं। फेज, जिस फेज की बात अभी हम कर रहे थे वो फेज चेंज हो जाता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए वी आई पी, दिस इज आई सी फॉर इंडक्टिव लोड, वी
IP एंड IC इधर होना चाहिए फॉर कैपेसिटिव लोड, बट ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस दिस एंगल फाई, ये चेंज हो जाता है, फाई चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, फाई चेंज हो जाएगा, इनके बीच में कोण जो है वो चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा कि वाट मीटर में एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी मतलब या तो ज़्यादा वैल्यू रीड करेगा या कम वैल्यू रीड करेगा। तो ये होता है एरर ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो करंट कॉइल है उसका फेज एंगल चेंज हो जाता है और उससे एरर पैदा होती है, उसको कहते हैं एरर ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। AC से पैदा होता है जब AC देते हैं। एरर ड्यू टू कनेक्शंस, प्रेशर कॉइल का कनेक्शन दो तरीके से संभव है। ये चौथा एरर देखिए, एरर ड्यू टू कनेक्शन क्या होता है। ये आपने देखा होगा कि कभी कभी वाट मीटर का कनेक्शन इस प्रकार से होता है, वाट मीटर का कनेक्शन इस प्रकार से भी हो सकता है। इस कॉइल में देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें दोनों में अंतर दिख रहा है। ये जो डायग्राम नंबर 1 है, इस डायग्राम नंबर 1 में पोटेंशियल कॉइल जो है वो करंट कॉइल के पहले जुड़ी हुई है। यहाँ अगर इसको मान लें, पोटेंशियल कॉइल का टर्मिनल यहाँ जोड़ा गया है यहाँ, और डायग्राम नंबर 2 में देखिए पोटेंशियल कॉइल को जोड़ा गया है करंट कॉइल के बाद। इस तरह से भी कनेक्शन संभव है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल दूसरा कनेक्शन यहाँ हो सकता है। तो पहले वाले केस में पोटेंशियल कॉइल कहाँ जुड़ी हुई है, 1 पे। दूसरे वाले केस में पोटेंशियल कॉइल कहाँ जुड़ी है, 2 पे। तो फर्क क्या है कि पहले वाले केस में जो करंट कॉइल, जो करंट कॉइल है ये और ये जो पोटेंशियल कॉइल है, इनका कनेक्शन अलग है। दूसरे वाले केस में जो करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, इनका कनेक्शन अलग है। तो दूसरे केस में देखिए, इसमें जो करंट कॉइल है, इसमें कौन कौन सी करंट जा रही है, लोड की करंट तो जा ही रही है, प्लस पोटेंशियल कॉइल की करंट भी इधर से होके जा रही है, ये फर्क है। और जो पहले वाले कनेक्शन है, इसमें केवल लोड करंट जा रही है बस पोटेंशियल कॉइल से होके। लेकिन यहाँ फर्क है, यहाँ जो वोल्टेज है वही है जो लोड पे वोल्टेज है, वही वोल्टेज यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज जो यहाँ पे है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कम है, लोड पे वोल्टेज कम है, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, मान लीजिए BC। तो यहाँ जो वोल्टेज है एक्चुअल में कितना है, यहाँ है B प्लस BC, इतना वोल्टेज है। तो यहाँ वोल्टेज अलग है पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस, यहाँ करंट अलग है, यहाँ पे करंट कॉइल में करंट अलग है, यहाँ पोटेंशियल कॉइल में वोल्टेज अलग है। तो दोनों कनेक्शन में ये अंतर है। तो इसमें इस कनेक्शन की वजह से एरर पैदा होती है। क्या एरर पैदा होती है, देखिए पहला जो कनेक्शन है 1, इसमें वाट मीटर जो रीड करेगा, क्या रीड करेगा, लोड की पावर रीड करेगा, PL लोड की पावर, प्लस ये जो यहाँ पे पावर लॉस होगा इसको भी मीजर करेगा, इसको भी मीजर करेगा, इस पावर लॉस को भी, करंट कॉइल में जो करंट जा रही है उसकी पावर लॉस को भी मीजर करेगा, मतलब PC। तो ये रीड करेगा वाट मीटर, यानी ज़्यादा रीड करेगा, लोड की पावर तो नापेगा ही, प्लस करंट कॉइल में जो पावर लॉस होगी उसको भी नापेगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PL प्लस करंट कॉइल में पावर लॉस कितना हो जाएगा, करंट कॉइल में पावर लॉस हो जाएगा, इसकी करंट कितनी है, IC स्क्वायर इंटू RC। RC क्या है, रजिस्टेंस ऑफ दी करंट कॉइल। तो ये IC स्क्वायर इंटू RC, ये इतना इतना मीजर करेगा वाट मीटर पहले कनेक्शन से। अगर ऐसा करते हैं तो कौन सी पावर नापेगा, लोड की पावर, प्लस और कौन सी पावर नापेगा, करंट कॉइल में जो पावर लॉस होगा उसको भी नापेगा। तो लोड की पावर मान लीजिए PL है और करंट कॉइल में पावर लॉस होगा IC स्क्वायर RC। IC क्या है, करंट कॉइल में जाने वाली करंट है, और उसको आप IL भी कह सकते हैं क्योंकि IC और IL दोनों सेम है, IL स्क्वायर RC भी कह सकते हैं इसको। तो ये इतना पावर लॉस होगा करंट कॉइल में, उसको भी नाप लेगा। दूसरे कनेक्शन में देखिए कितना नापेगा वाट मीटर, दूसरे कनेक्शन में वाट मीटर नापेगा ये लोड में जो पावर है PL, प्लस इस बार नापेगा पोटेंशियल कॉइल में जो पावर लॉस होगी। पोटेंशियल कॉइल में जो पावर लॉस होगी, कितनी पोटेंशियल कॉइल में पावर लॉस हो रही है, देखिए यहाँ ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ जो पावर लॉस हो रही है मान लीजिए PV, पोटेंशियल कॉइल या वोल्टेज कॉइल बोलते हैं इसको, ये पावर लॉस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा PL प्लस पोटेंशियल कॉइल में पावर लॉस कितना होगा, ये डिपेंड करेगा वोल्टेज के स्क्वायर के, V स्क्वायर अपान
वी स्क्वायर अपान आर पी। आर पी क्या है? पोटेंशियल कॉइल के जो सर्किट है उसका रजिस्टेंस है आर पी। ये तो ये दूसरे केस में ऐसा कनेक्शन करेंगे तो दूसरे केस में तो इतना रीड करेगा। तो दोनों केस में एरर आ रही है। एक्चुअल में कितना रीड करना चाहिए? एक्चुअल में वैल्यू ये है पीएल, ये रीड करना चाहिए। तो पहले कनेक्शन में कितना ज़्यादा रीड किया? इतना ज़्यादा रीड किया। कितना ज़्यादा रीड किया? आई सी स्क्वायर आर सी इतना ज़्यादा रीड किया। दूसरे कनेक्शन में कितना रीड करना चाहिए था? पीएल। और रीड कितना कर रहा है? पीएल प्लस बी स्क्वायर अपान आर पी। तो ज़्यादा कितना रीड किया? इतना ज़्यादा रीड किया। तो कौन सा कनेक्शन कहाँ करना चाहिए? कौन सा कनेक्शन कम एरर देगा? ये डिपेंड करेगा कि आई सी का मान ज़्यादा है कि कम है। आई सी का मान ज़्यादा कब होगा? हमने बताया था इफ़ आई एल इज मोर आई सी इज मोर। आई एल इक्वल टू आई सी है कनेक्शन नंबर 1 में, दोनों बराबर हैं। इफ़ आई एल इज मोर, मोर मतलब हैवी लोड, अगर हैवी लोड है तो आई एल ज़्यादा होगा और आई सी भी ज़्यादा होगा। तो लोड अगर हैवी है तो यहाँ पे एरर ज़्यादा आएगी, मोर एरर। कनेक्शन नंबर 1 में मोर एरर आएगा, मोर एरर। कहाँ ज़्यादा एरर आएगा? कनेक्शन नंबर 1 में। कब? जब लोड हैवी होगा। क्यों? क्योंकि उस समय आईसी का मान अधिक होगा और पावर लॉस अधिक होगा। तो ये कनेक्शन नंबर 1 कहाँ यूज करेंगे फिर? कनेक्शन नंबर 1 वहाँ यूज करेंगे वेयर आईसी और आईएल इज वेरी वेरी लेस। कम होगा तो ये लोड जो है कम होगा। इफ लोड इज स्मॉल लोड, स्मॉल लोड होगा तो आईएल कम होगा, आईएल कम होगा तो आईसी कम होगा, और आईसी कम होगा तो ये लॉस कम होगा और ये एरर भी कम होगा। तो ये कहाँ यूज करते हैं? कनेक्शन नंबर 1। कनेक्शन नंबर 1 वहाँ यूज करेंगे जहाँ लोड हल्का हो, छोटा लोड हो, कम पावर का लोड हो, तो वहाँ एरर ये कम आएगी। दूसरा कनेक्शन कहाँ यूज करते हैं? कनेक्शन नंबर 2। कनेक्शन नंबर 2 वहाँ यूज करते हैं जहाँ लोड हैवी हो, हैवी लोड, बड़े लोड पे ये यूज करते हैं। लोड बहुत हैवी है, हैवी लोड है, हैवी लोड होगा तो क्या होगा? करंट बहुत ज़्यादा होगी, लोड की करंट बहुत ज़्यादा होगी। तो लोड की करंट पे ये लॉस डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल में जो लॉस हो रहा है वो लोड के करंट पे डिपेंड नहीं करता है। पीवी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लोड, पीवी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लोड। तो लोड बढ़ाओ, कितना भी बढ़ाओ, पीवी तो कांस्टेंट रहेगा। पीवी इज कांस्टेंट इफ वी इज कांस्टेंट। तो ये डिपेंड ही नहीं करता लोड पे। तो लोड जितना बड़ा होगा, लोड जितना बड़ा होगा पीएल उतना अधिक होगा। पीएल जितना अधिक होगा उसकी तुलना में ये वी स्क्वायर अपान आर पी, इसका प्रभाव उतना कम होगा। तो लोड बड़ा रहेगा तो पीएल ज़्यादा होगा, पीएल इज मोर देन इन कंपेरिजन टू पीएल दिस वी स्क्वायर अपान आर पी इज लेस, तो एरर कम आएगी। तो ये कहाँ यूज करेंगे? कनेक्शन नंबर 2 हैवी लोड में यूज करेंगे, हैवी लोड और लार्जर लोड, बड़े लोड में यूज करेंगे तो इसमें एरर कम आएगी कनेक्शन नंबर 2 में। तो ये होता है एरर ड्यू टू कनेक्शन। दोनों से एरर आ रही हैं। अब ये कौन सा कनेक्शन हम प्रेफर करेंगे ये डिपेंड करेगा कि लोड का साइज क्या है, हम किस तरह के लोड पे मेजरमेंट करने वाले हैं। छोटा लोड है कि बड़ा लोड है? हल्का लोड होगा तो कनेक्शन नंबर 1 ठीक है, और बहुत बड़ा लोड है अगर तो कनेक्शन नंबर 2 जो है वो ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट करेगा, उसमें एरर कम आएगी। तो ये आपको मालूम रहना चाहिए कि कनेक्शन से भी एरर आती है। एरर ड्यू टू ईडी करंट, ईडी करंट से भी एरर आती है। जाहिर है कि ये एरर ड्यू टू कनेक्शन जो है ये एसी में भी आएगा, डीसी में भी आएगा, ध्यान रहे। ये एरर एसी डीसी दोनों पे आएगा, एसी प्लस डीसी। ये एरर एसी प्लस डीसी, ये एरर ओनली एसी। अब ये ईडी करंट वाली एरर किस पे आएगी? ये एसी देने पे आएगी। कैसे? ये एसी देने पे कैसे आएगी? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट कॉइल में बहुत हैवी करंट बहती है। हैवी करंट कहाँ बह रही है? इस कॉइल में बह रही है। ये इसको बोलते हैं करंट कॉइल। यहाँ हैवी करंट बह रही है, यहाँ हैवी करंट बह रही है तो क्या होगा? ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये आप जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा।
और अगर एसी है, इफ एसी, देन उससे क्या होगा, चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग फ्लक्स, फ्लक्स चेंज कर रहा होगा। यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, जो मेटालिक पार्ट्स हैं मेटल में, मेटल्स में, इसके अगल बगल जो मेटल्स हैं उसमें ईएमएफ पैदा होगा और ईएमएफ फैराडे के नियम से इंड्यूस हो जाएंगे और उससे पैदा होंगी ईडी करंट। ईडी करंट कहाँ पैदा होंगी, मेटालिक पार्ट में, जो करंट कॉइल के अगल बगल मेटालिक पार्ट होगा, जैसे कि स्पिंडल, जैसे कि यहाँ, जैसे कि यहाँ, जैसे कि इसके जो वो है घेरे हुए जो भी मेटल होंगे वहाँ सब में ईडी करंट सब जगह पैदा होंगी। वो ईडी करंट क्या करेंगी, ईडी करंट जो पैदा होंगी, यहाँ पे मान लीजिए ईडी करंट पैदा होगी तो ये ईडी करंट क्या करेगी, वो भी फ्लक्स पैदा करती हैं। ईडी करंट भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि आपको पता है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो वो फ्लक्स जो पैदा करेंगी ईडी करंट, वो क्या करेंगी, मेन फ्लक्स को चेंज कर देंगी, मेन फ्लक्स को चेंज करेंगी। ईडी करंट जो पैदा होंगी तो मेन फ्लक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू फ्लक्स बाई ईडी करंट। भंवर धाराओं के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, मेन फ्लक्स को चेंज कर देगा, अल्टर कर देगा, बदल देगा। ईडी करंट कहाँ पैदा होती हैं, हमने बताया फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है एसी फ्लक्स के कारण। जो मेटालिक पार्ट्स हैं, जो धातुएं हैं, जो धात्विक पार्ट हैं, उनमें ईडी करंट पैदा हो जाएंगी, चाहे वो स्पिंडल हो, चाहे वो यहाँ पे कोई मेटालिक ये है, अगर बॉबिन है मेटालिक है, या ये भाग है मेटालिक है, धात्विक है, धातु को बना है, या जो इसका कवर है, या अगल बगल और कोई भी यहाँ मेटल है, तो वो क्या होगा, उसमें ईडी करंट पैदा होंगी और वो ईडी करंट क्या करेंगी, फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी और वो फ्लक्स इसको, जो मेन फ्लक्स है ये इसको डिस्टर्ब कर देगा। ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो टार्क लगना चाहिए वो टार्क नहीं लगेगा, टार्क चेंज हो जाएगा और वाट मीटर में आएगी एरर। तो इस एरर को कहते हैं एरर ड्यू टू ईडी करंट। भंवर धाराएं पैदा होती हैं मेटालिक पार्ट में और वो फ्लक्स प्रोड्यूस करके मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। अगली एरर है, ये एसी में होता है, हमने बताया था, एरर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम। ये एरर भी एसी में पैदा होती है, डीसी में नहीं पैदा होती है। ये क्यों पैदा होती है, वाइब्रेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम, ये क्या है, देखिए जब हम एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई जो देंगे तो एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी देखिए ऐसे होगी, ऐसे चेंज होगा एसी वोल्टेज। तो ये वोल्टेज में देखिए टार्क कहाँ कहाँ जीरो होगा, इन जगहों पे जीरो होगा, टार्क, टार्क का मान जीरो जाएगा। कब कब जीरो जाएगा, यहाँ यहाँ। तो जो अगर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी हमने दिया है 50 हर्ट्स, इफ एफ इज 50 हर्ट्स हमने दिया है वाट मीटर में, तो ये जो टार्क जाएगा, टार्क टार्क के बदलने की जो फ्रिक्वेंसी होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 100 हर्ट्स, यानी 100 बार जीरो जाएगा, 100 बार जीरो जाएगा एक सेकंड में। ये 50 बार जा रहा है अगर वोल्टेज, तो ये 100 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा तब भी जीरो, यहाँ जाएगा तब भी जीरो, यहाँ जाएगा तब भी जीरो। तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 100। तो टार्क जो है वो चेंज होगा, जीरो जाएगा 100 बार एक सेकंड में, 100 बार। तो टार्क जाएगा 100 बार जीरो, तो क्या होगा कि यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, इसमें किसमें, मूविंग सिस्टम में वाइब्रेशन होगा। मूविंग सिस्टम जो कौन सा है, मूविंग सिस्टम ये है, पोटेंशियल कॉइल है और उसके साथ में पॉइंटर है और उसके साथ में स्पिंडल है, ये सब मूविंग सिस्टम है। ये वाइब्रेट करेंगे किस फ्रिक्वेंसी से, ये 100 हर्ट्स, 100 पर सेकंड, 100 टाइम्स पर सेकंड, ये फ्रिक्वेंसी से ये क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। तो अगर ये मूविंग सिस्टम की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी अगर इससे मैच कर जाए, इससे मैच कर जाए, अगर मूविंग सिस्टम की फ्रिक्वेंसी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, मैकेनिकल वाइब्रेशन, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, अगर वो भी 100 हर्ट्ज हो जाए तो ये दोनों मैच कर जाएंगे, दोनों मैच कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रेजोनेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस।
तो मैकेनिकल रेजोनेंस हो जाएगा तो इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अनुनाद के समय क्या होता है आपको मालूम है कि वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ये पॉइंटर और ये मूविंग सिस्टम बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे। दे वाइब्रेट मोर, मोर वाइब्रेशन, मोर वाइब्रेशन ड्यू टू मैकेनिकल रेजोनेंस। मैकेनिकल रेजोनेंस क्यों हो गया हमने बताया, क्योंकि टार्क जो चेंज हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी और जो इसके वाइब्रेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी मैच अगर कर गई नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा अनुनाद। तो क्या होगा, ये ज़्यादा ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसको मान लीजिए यहाँ रुकना चाहिए जाके यहाँ, तो चूंकि ये वाइब्रेट बहुत तेज से करेगा तो ये क्या करेगा, पॉइंटर बहुत ऐसा ऐसा करता करता रहेगा बिकॉज एम्पलीट्यूड हैज इंक्रीज्ड। ये यहाँ रुकना चाहिए अगर, तो क्या करेगा, ये वाइब्रेट बहुत तेज करेगा तो ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करेगा क्योंकि वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, रेजोनेंस में हो गया है। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू है रीड नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्या आएगी, एरर आएगी। या तो हो सकता है कुछ इधर ये शिफ्ट कर जाए वाइब्रेट करते करते, या हो सकता है ये कुछ इधर शिफ्ट कर जाए वाइब्रेट करते करते। तो आपको एक्चुअल वैल्यू जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगी। यहाँ इसको जाके रुकना चाहिए, यहाँ जाके इसको रुकना चाहिए, बट ये वाइब्रेट करेगा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड भी होगा, उसके वाइब्रेशन का आयाम बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ एरर आएगी, रीड करने में जो है एरर आएगी। तो इसको कहते हैं एरर ड्यू टू वाइब्रेशन। ये वाइब्रेट करता है, ये एसी में होता है, क्योंकि एसी सप्लाई देने पे ही यहाँ पे रेजोनेंस आएगा, डीसी देने पे रेजोनेंस नहीं आएगा, क्योंकि डीसी में रेजोनेंस नहीं होता है, एसी में ही होता है। तो ये होता है एरर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम। अगली एरर है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या एरर होती हैं, देखिए हमने मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट को बनाया है 30 डिग्री पे काम करने के लिए, तो हमने क्या किया होगा, इसकी क्वाइल, इसका स्प्रिंग को डिजाइन किया होगा कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। और हमने ये जो क्वाइल है इसका रजिस्टेंस कितने डिग्री पे कैलकुलेट किया होगा, 30 डिग्री पे। बट अगर इनकी ये किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए ड्यू टू एनी रीजन, ओवर हीटिंग हो जाए या एम्बियंट टेम्परेचर, वातावरण का तापमान भी हो सकता है बढ़ जाए, या यहाँ हीट जनरेट हो जाए उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए। ये मान लीजिए बढ़ के हो गया 70 डिग्री। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो स्प्रिंग का आपको पता है कि स्प्रिंग जो है, तो स्प्रिंग में क्या समस्या आएगी, स्प्रिंग में समस्या आएगी कि स्प्रिंग लूज हो जाएगी। लूज का मतलब इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी इज लेस, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो स्प्रिंग में जितना कंट्रोलिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क तो उतना ही लगेगा, बट कंट्रोलिंग टार्क लगता है अपोजिट। तो कंट्रोलिंग टार्क क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस। डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या करेगा, पॉइंटर को इधर ले जाएगा। कंट्रोलिंग टार्क क्या करेगा, उल्टा काम करता है। लेकिन अगर कंट्रोलिंग टार्क कम हो गया तो पॉइंटर को रोकने वाला बल कम हो गया, तो पॉइंटर कितना जाएगा, यहाँ तक जाना चाहिए। पहले पहले पॉइंटर कहाँ तक जाना चाहिए था, यहाँ तक। स्प्रिंग लूज होने से पॉइंटर क्या करेगा, कुछ आगे चला जाएगा, यहाँ तक पॉइंटर चला जाएगा आगे, क्योंकि कंट्रोलिंग टार्क कम हो गया। तो एरर आ गई, तो इंस्ट्रूमेंट जो है ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा। इसके उल्टा प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर मान लीजिए तापमान कम हो गया, 10 डिग्री हो गया, तो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी जो है बढ़ जाएगी, ज़्यादा टार्क देगा। ज़्यादा टार्क देगा तो क्या होगा, कंट्रोलिंग टार्क बढ़ जाएगा। कंट्रोलिंग टार्क बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जितना जाना चाहिए था यहाँ तक जाना चाहिए था, ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टार्क यहाँ बराबर हो रहे थे, लेकिन कंट्रोलिंग टार्क बढ़ने की वजह से ये दोनों यहीं बराबर हो जाएंगे। तो ये यहाँ रुक जाएगा पहले ही। कंट्रोलिंग टार्क बढ़ गया तो क्या होगा, ये पॉइंटर पहले ही रुक जाएगा यहीं पे, क्योंकि कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क अब यहीं बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये बढ़ गया। तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट जो है कम रीड करेगा, अब यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक अब जाएगा पॉइंटर। सो इट रीड्स लेस, रीड्स लेस। तो ये एरर कब आएगी, एसी पे भी आएगी, डीसी पे भी आएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो अगर चेंज होगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला प्रभाव टेम्परेचर का पड़ेगा रजिस्टेंस पे, रजिस्टेंस ऑफ द
करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। आपको पता है कि रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ धात्विक मेटल यूज कर रहे हैं हम, कापर। तो कापर का वायर यूज कर रहे हैं, दिस इज कापर, दिस इज कापर, दोनों कापर के हैं। तो तापमान बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ता है आप जानते हैं। 30 डिग्री पे रेजिस्टेंस था, मान लीजिए कुछ था समथिंग, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे 70 डिग्री तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, आर इज मोर। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो करंट जा रही है उस कॉइल में वो होगी V अपान आर। वो करंट क्या हो जाएगी, करंट करंट रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाएगी। करंट कम हो जाएगी तो डिफ्लेक्टिंग टार्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क जो हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो तापमान बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से डिफ्लेक्टिंग टार्क कम हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क कम होने से यहाँ तक जाना चाहिए था। कंट्रोलिंग टार्क तो उतना ही रहेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग टार्क अगर स्प्रिंग पे उतना ही प्रभाव नहीं पड़ा तो स्प्रिंग का तो अलग प्रभाव पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि इस पे वाइंडिंग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कॉइल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क कम होने से क्या होगा कि पॉइंटर जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जाएगा, पहले ही रुक जाएगा यहीं पे। सो इट रेट्स लेस, इतना जाने की जगह पे पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टार्क कम हो गया। यही उल्टा असर होगा, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा, आर इज लेस। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा हो जाएगी, करंट जो जाएगी कॉइल में इट इज़ मोर। इफ करंट इज मोर देन डिफ्लेक्टिंग टार्क इज आल्सो मोर, डिफ्लेक्टिंग टार्क भी बढ़ जाएगा। तो पॉइंटर भाग जाएगा आगे तक, यहाँ तक चला जाएगा तो ज़्यादा पड़ रहा है, पॉइंटर भाग जाएगा आगे तक यहाँ तक तो ज़्यादा पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट। तो ये एरर आ रही हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, ये एसी हो या डीसी हो, ये एरर आएगी अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर अगर वेरी करेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एरर पैदा होती हैं इंस्ट्रूमेंट में। तो क्या इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है कि टेम्परेचर लेस सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव लेस सेंसिटिविटी होनी चाहिए टेम्परेचर से इसका, खास करके स्प्रिंग का, क्योंकि ये तो कापर का जो सेंसिटिविटी है वो तो रहेगी, लेकिन स्प्रिंग का सेंसिटिविटी तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर का वेरी करने से स्प्रिंग के लूज होने पे या इसके टाइट होने पे प्रभाव कम पड़े, तो ये ऐसा करके हम इस एरर को कम कर सकते हैं। एरर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये एरर कैसे कम कर सकते हैं, वाइब्रेशन वाली डिजाइन में ऐसा करेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी मैच ना करे, टार्क की फ्रिक्वेंसी और टार्क के चेंज होने की फ्रिक्वेंसी और उसके मूविंग सिस्टम के वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच ही ना करे, ऐसा डिजाइन करिए तो ये नहीं आएगा एरर। एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रे मतलब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड, हमने आपको इसके बारे में बात किया था, बताया था पहले। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर में कि एयर कोर है, एयर कोर मतलब नो कोर, कोर हमने यहाँ यूज किया नहीं है। तो फ्लक्स जो है वो एयर में है, फ्लक्स अगर एयर में है तो जाहिर तौर पे ये जो फ्लक्स है, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स में ये काम कर रहा है, वर्किंग फ्लक्स जो है ये कमज़ोर होता है, वीक। वीक क्यों होता है हमने बताया, अगर यहाँ कोर होता तो क्या करता, रिलक्टेंस को कम कर देता और फ्लक्स को मजबूत कर देता। लेकिन जैसा कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में होता है, पीएमएमसी में आपको देखा था आपने, तो वहाँ कोर यूज करते हैं, तो यहाँ कोर है नहीं, एयर में है, ये दोनों कॉइल एयर में है, आपने पिछले वीडियो में डायग्राम देखे हैं। तो एयर में क्या होता है कि फ्लक्स उतना स्ट्रांग होता नहीं है, फ्लक्स कमज़ोर है यहाँ पे, यहाँ जो ये फ्लक्स पैदा हो रहा है ये कमज़ोर है, दिस इज वीक फ्लक्स। और पोटेंशियल कॉइल का फ्लक्स जो होगा वो भी वीक होगा, दोनों फ्लक्स वीक हैं। अब ये घेरे हुए है, यहाँ इसके अंदर क्या है, यही है जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए यहाँ हम ये चुंबक ले आए, चुंबक आसपास लाएं, इसके बगल में चुंबक लाएं, या कोई तार ले आए, करंट कैरिंग कंडक्टर बगल से गुजरे, तो उसमें भी फील्ड पैदा होगा, वो भी फील्ड पैदा करेगा। तो दोनों का प्रभाव पड़ेगा, चुंबक लाएं तो भी या हैवी करंट कैरिंग कंडक्टर लाएंगे तो भी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैग्नेट लाने से क्या होगा कि मैग्नेट का जो फील्ड होगा, मैग्नेट का फील्ड जो फील्ड बाह्य चुंबक लाएंगे बाहर से, तो उसका जो फील्ड होगा वो क्या करेगा, इसके फील्ड को
डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा इसको, इसको डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, डिस्टॉर्शन, डिस्टर्ब ज़्यादा इसलिए करेगा, मोर डिस्टॉर्शन होगा यहाँ पे, मोर, क्योंकि ये कमज़ोर है और कमज़ोर को जो बाहर से आएगा वो प्रभाव ज़्यादा डालेगा, मोर इफेक्ट, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा इस पर पड़ेगा। ये क्या करेगा, इसको एकदम वीक कर देगा, कमज़ोर कर देगा। दिस फील्ड बिकम्स वीकर, वीकर फील्ड कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि ये आके उसको प्रभावित कर देगा। ये गया बगल में, उसने पूरा अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको चेंज कर दिया, या तार ले गए उसके कारण जो फील्ड पैदा हुआ उसने अंदर जो फील्ड है उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो उससे क्या होगा कि फील्ड वीक हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है कम हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क कम हो जाएगा और क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट में एरर पैदा हो जाएगी, एरर। तो ये कहते हैं एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। बाह्य मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित किया, और यहाँ इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर हवा में उसकी क्वाइल होती है, कोई कोर नहीं यूज करते हैं, तो ये वीक, इसको वीक कर देता है, वीक फील्ड है इसीलिए, और वीक करता है, कमज़ोर कर देता है, एकदम डिस्टर्ब कर देता है और इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। तो इसको बचाने का तरीका क्या है कि हम इसको मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड कर दें, मैग्नेटिक शील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक शील्ड, मैग्नेटिक शील्ड। अगर आप बहुत वाटमीटर को चिंतित हैं कि प्रभाव ना पड़े, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन प्रोवाइड मैग्नेटिक शील्ड। वो क्या करेगा, इसके फील्ड को अंदर इंटर ही नहीं करने देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर रोक देगा, और इसका प्रभाव वाटमीटर के कार्यप्रणाली पर नहीं पड़ेगा और एरर पैदा नहीं होगी। तो दीज आर फ्यू एरर्स इन द वाटमीटर्स, ये हमने डिस्कस किया, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब एरर्स पैदा होती हैं। अब है कि वाटमीटर में पावर को जो हमने नापा, तो ये तो नाप लिया, छोटी मोटी पावर को नाप लिया, 500 वाट या 300 वाट, लेकिन आपने गौर किया होगा इन लाइनों में कभी कभी 1000 मेगावाट की पावर फ्लो करती है, इतना हैवी पावर लाइनों में फ्लो करती है, तो उसको कैसे नापते होंगे, कौन सा वाट मीटर होगा जो इसको नापेगा 1000 मेगावाट को। वही प्रॉब्लम आती है जो वोल्टेज में आती है, वही यहाँ भी आती है, वोल्टेज और करंट में जो प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि अगर इस वाट मीटर से आपने डायरेक्ट इस पावर को नापने की कोशिश की 1000 मेगावाट, तो इतना हैवी करंट बहेगी इसमें से, कहाँ से बहेगी, करंट कॉइल में बहेगी करंट 1000 एम्पियर समटाइम्स, पोटेंशियल कॉइल में जो वोल्टेज होगा कभी कभी 220 केवी, कभी कभी 400 केवी। तो इसका वही प्रॉब्लम आएगा कि डिज़ाइन करेंगे तो साइज बहुत बढ़ जाएगा वाट मीटर का, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा वाट मीटर का, इंसुलेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा वाट मीटर का, इसके अलावा पावर लॉस मेजरमेंट के टाइम पे बहुत बढ़ जाएगा, इसके अलावा सेफ्टी जो है, व्यक्ति जो नापने जाएगा, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन, इंसान कौन जो आएगा यहाँ नापने, उसकी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं कि पावर को डायरेक्ट नहीं नापते हैं, इतनी हैवी पावर को सीधे वाट मीटर से। तो कैसे नापते हैं, देखिए वही करते हैं जो हम वोल्टेज और करंट के साथ करते हैं। क्या करते हैं, सीटी और पीटी यूज करते हैं, और यहाँ वाट मीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाट मीटर यहाँ नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, हमने बताया था सीटी एंड पीटी का यूज करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज। ध्यान रहे कि इनका यूज कहाँ होता है, एसी वनली, डीसी में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डीसी में इंडक्शन नहीं होता है और ये इंडक्शन पे काम करते हैं। सीटी भी इंडक्शन पे काम करता है और पीटी भी इंडक्शन पे काम करता है, इसीलिए ये एसी सिस्टम में ही ये सब हो सकता है। तो क्या करते हैं, हमने बताया था यहाँ से केबल ले जाते हैं सीटी का, कहाँ ले जाते हैं, कंट्रोल रूम में। पीटी का केबल भी कहाँ ले जाते हैं, कंट्रोल रूम में। और कंट्रोल रूम में एक ये क्या है, ये सीटी लगे हैं, पीटी भी होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, वायर जाएगा कंट्रोल रूम में।
CT एंड PT, ये जाएंगे इनसे सेकेंडरी से टर्मिनल से निकालेंगे वायर केबल, ये केबल जाएगा कंट्रोल रूम में, बगल होगा कंट्रोल रूम, सपोज कंट्रोल रूम इधर है, यहाँ गया कंट्रोल रूम में, ये केबल ले जाएंगे अंदर अंदर, यहाँ चला गया। तो अगर करंट ट्रांसफार्मर है तो उस पर लिखा होगा 1000/5, ऐसे कुछ हो सकता है 2000/5। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा उस पर क्या लिखा रहेगा 220 kV आब्लिक 110, इस तरह से लिखा रहेगा। तो हमने क्या किया, वोल्टेज की सैंपलिंग ले ली और करंट की भी सैंपलिंग ले ली। अब क्या करेंगे, करंट नापने के लिए हमने बताया था ये CT लगा देंगे लाइन में सीरीज में, 1000/5 वाली सपोज CT लगी है तो यहाँ कितने एम्पियर आएगी 5, प्राइमरी में कितने एम्पियर बह रही है 1000, तो यहाँ करंट नापने के लिए अमीटर लगा देंगे, ये अमीटर लगा दिया। अब वही जो करंट आ रही है उसी को डाल देंगे वाट मीटर की CC में, करंट कॉइल में। हमने बताया था वाट मीटर की करंट कॉइल होती है, तो करंट कॉइल को कहाँ से फीड कर देंगे, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। और ये क्या है, ये है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, प्राइमरी में कितना वोल्टेज है, मान लीजिए 220 kV है, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज है 110 वोल्ट है, इसको 110 वोल्ट रिड्यूस कर दिया, इसको नाप लिया वोल्ट नॉर्मल वोल्ट मीटर से। अब क्या करेंगे, इसको पैरेलल में लगा देंगे पोटेंशियल कॉइल, यहाँ जोड़ देंगे पोटेंशियल कॉइल, ये तो वाट मीटर इनर्जाइज हो गया 1000 एम्पियर से और 220 kV से नहीं, वाट मीटर को हमने सप्लाई दे दिया कहाँ से, CT के आउटपुट से और PT के आउटपुट से दे दिया। तो अब ये जो वाट मीटर पावर नापेगा, ये वाट मीटर पावर तो नापेगा इस सर्किट की, लेकिन ये चूंकि यहाँ से सैंपल ले रहा है करंट का और ये सैंपल यहाँ से ले रहा है वोल्टेज का, तो ये जो अगर हमने यहाँ CT और PT लगा दिया है, CT और PT लगा दिया है तो ये नापेगा तो यहाँ CT और PT के बाद, लेकिन ये जो है यहाँ हमने सैंपलिंग ले ली है कि कितना गुना इसको स्टेप डाउन किया है, कितना गुना वोल्टेज को। हमने इस लाइन में क्या किया, CT और PT का यूज करके करंट को और वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया है, स्टेप डाउन कर दिया है। तो अब उस पावर को नापेंगे और उसके बाद कितना गुना स्टेप डाउन किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्चुअल पावर लाइन में कितनी है वो हमको मालूम चल जाएगी। तो देखिए ये पावर नापेंगे, ये पावर जो जो भी आएगा इसको क्या करेंगे हम, इसके उससे गुणा कर देंगे। जैसे कि हमने क्या किया है, CT यूज किया है 1000/5 और PT यूज किया है 220/10, तो क्या करेंगे हम, इसका पहले तो निकाल लेंगे कि टर्न रेशियो क्या है। जैसे CT अगर हमने यूज किया है मान लीजिए 1000/5, तो हमने कितना गुना स्टेप डाउन किया था करंट को, यहाँ पे करंट को कितना गुना स्टेप डाउन किया है करंट कॉइल में, करंट को हमने स्टेप डाउन किया है 1000/5 मतलब 200 गुना, 200 गुना करंट को हमने कम कर दिया है। और वोल्टेज को कितना गुना कम कर दिया है, वोल्टेज मान लीजिए 220 kV आब्लिक 110 है, तो हमने वोल्टेज को कितना गुना कम कर दिया है, वोल्टेज को ये, तो वोल्टेज को हमने कर दिया है 2000 गुना, 2000 गुना कम कर दिया है। तो 2000 गुना कम कर दिया वोल्टेज को, करंट को कम कर दिया 200 गुना। तो पावर नापेगा तो क्या होगा, इसका जितना कम किया है वो और इसका जितना कम किया है वो, दोनों हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 400000, ये एक जीरो और इतना, या कह सकते हैं 0.4 इंटू 10⁶, यहाँ कह सकते हैं 4 इंटू 10⁵। तो ये क्या करेंगे, 0.4 से गुणा कर देंगे और उसको कर देंगे 0.4 गुणे 10⁶, इससे गुणा कर देंगे इसके 0.4 इंटू 10⁶, 0.4 इंटू 10⁶, स्केल बदल डालेंगे 0.4 इंटू 10⁶। तो ये इस तरह से इसके स्केल को बदल डालेंगे, तो ये वाट मीटर क्या करेगा, सीधे नाप देगा इस पावर को, हैवी पावर को, इतने बड़ी पावर को डायरेक्ट नाप देगा। तो ये कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 80
इंटू 10⁶, 80 इंटू 10⁶, ये कितना हो जाएगा 160 इंटू 10⁶, ये हो जाएगा 240 इंटू 10⁶, ये हो जाएगा 320 इंटू 10⁶, ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁶। ये 10⁶ हटा करके यहाँ पे आप मेगावाट लिख सकते हैं। ये वाट है तो 10⁶ होगा तो मेगावाट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं मेगावाट, मेगावाट, मेगावाट। तो ये आपने क्या कर दिया, एक सिंपल ऐसा वाट मीटर था जो 0 से 1000 वाट तक नाप सकता था। अब इस वाट मीटर को कहाँ कहाँ तक बना दिया हमने, 0 से 400 मेगावाट तक की पावर को ये डायरेक्ट नाप लेगा सीधे। केवल क्या किया हमने, सीटी और पीटी यूज कर लिया। तो इतना छोटे से वाट मीटर से इतना हमने 400 मेगावाट की पावर को नाप लिया। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, दिस इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्यों है, क्योंकि हमने इस वाट मीटर की करंट कॉइल को और पोटेंशियल कॉइल को जो वोल्टेज दिया है वो एक्चुअल में लाइन में जो करंट है वो नहीं है, ना लाइन में जो वोल्टेज है वो है। हमने सीटी से पीटी से स्टेप डाउन कर दिया, वोल्टेज को वो दे दिया, और सीटी से स्टेप डाउन कर दिया, करंट को वो दे दिया। तो कितना स्टेप डाउन किया था, 200 गुना उसको स्टेप डाउन किया था, और वोल्टेज को स्टेप डाउन किया था 2000। तो पावर जो है V इंटू आई होता है। तो ये कितना गुना स्टेप डाउन किया है कुल कुल मिला के, वो हम वाट मीटर का जो स्केल है उतना हम चेंज कर लेंगे। वाट मीटर के स्केल को चेंज कर लिया तो क्या हो गया, ये बन गया मेगावाट में सीधे वैल्यू अब हम रीड कर लेंगे। तो जब तक ये सीटी और पीटी यहाँ लगे रहेंगे तब तक हम इस स्केल को ना पढ़ के कौन सा स्केल पढ़ेंगे, ये वाला स्केल पढ़ेंगे, सीधा ये स्केल पढ़ेंगे वैल्यू डायरेक्ट। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि एक बार हमने ये लगा दिया तो कैलकुलेट हो गया, फिक्स हो गया। जब तक ये सीटी रहेगा और ये पीटी रहेगा, इस दोनों रहेंगे जब तक, तब तक ये स्केल वैलिड रहेगा और हम इसी पर रीड करेंगे। इस तरह से हम सीटी और पीटी का यूज करके जब सीटी को चेंज करेंगे तो स्केल फिर से चेंज कर डालेंगे, क्योंकि टर्न रेशियो चेंज हो जाएगा, कितना स्टेप डाउन कर रहे हैं। जब पीटी को चेंज करेंगे तो फिर से चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम एक सिंपल छोटे से वाट मीटर से, एक छोटे से वाट मीटर से इतना भारी पावर को, मेगावाट की पावर को, एक 500 वाट के वाट मीटर से हमने अभी देखा कि 400 मेगावाट तक की पावर हम नाप ले रहे हैं। तो इतना हैवी पावर को इतना सिंपल एक छोटे से वाट मीटर से नाप सकते हैं। तो ये है यूज ऑफ सीटी एंड पीटी का कमाल, इसी का हम यूज भी करते हैं। इसमें पावर को नापने के लिए हम लोग यही यूज करते हैं। इतने ट्रांसमिशन लाइन्स में पावर कैसे नापते हैं, इसी तरीके से नापते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।